जय जगत। देश का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा कौन सा होता है? देश के सबसे जिम्मेदार हिस्से को क्या माना जाता है? क्या कहा जाता है? देश का सबसे जिम्मेदार, सबसे खास, उस जिस पे सबसे ज़्यादा जवाबदारी होती है वो हिस्सा है यूथ, उस देश का युवा। हमारे देश में युवाओं की संख्या बहुतायत है। एक एवरेज संख्या से भी अधिक हैं हम। मतलब हमारा देश युवा है, युवा शक्ति से भरपूर है। अब इस युवा ऊर्जा पे ही निर्भर करता है कि इस देश का स्वरूप कैसे होगा भविष्य में, आने वाले समय में। देश का युवा सेंटर में होता है, उसके चारों तरफ बाकी तमाम सारी शक्तियां, ऊर्जाएं और व्यवस्थाएं होती हैं। इस युवा की जिम्मेदारी क्या होती है? उस पर काफ़ी सारी जिम्मेदारियां होती हैं। उसके पहले ये बताया जाता है कि उस यूथ की जिम्मेदारी क्या है। युवाओं की सबसे पहली जिम्मेदारी अच्छी से अच्छी शिक्षा हासिल करने का है। जो दिशा है, जो रास्ता है, वो चुनने का। सबसे पहली जिम्मेदारी शिक्षा की इसलिए क्योंकि जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, आप में बौद्धिकता का निर्माण नहीं होगा, आप में सोचने समझने की वो ताकत नहीं आएगी जो सही निर्णय लेने में आपकी मदद करे। इसलिए शिक्षा ज़रूरी है। अगर अच्छी शिक्षा हो गई तो उसके बाद आपको इस देश की या देश के अंदर समाज की व्यवस्थाएं समझने लायक आपको सामाजिक होना भी ज़रूरी है। जो स्टूडेंट्स हैं या यूथ का एक हिस्सा, अभी आप देखेंगे जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, हज़ारों हज़ार बैच प्रतिदिन इस देश में चलते हैं और उनमें लाखों स्टूडेंट्स अपने नए भविष्य की एक नई तस्वीर बनाने के उम्मीद के साथ, भरोसे के साथ घंटों मेहनत करते हैं। 10-10, 12-12 घंटे मेहनत करते हैं। आईएएस बनना है, किसी को आईपीएस बनना है, किसी को आईआईटी क्रैक करनी है, किसी को एमबीबीएस क्रैक करनी है, मेडिकल एग्ज़ाम्स हैं, कई को पीएचडी स्कॉलर्स बनना है। तमाम तरह की गतिविधि के लिए आपको तैयारी करनी होती है। वो तैयारी करने के लिए आप अकेले मैदान में नहीं होते। जब आप युवा होते हैं या स्टूडेंट होते हैं तो उस समय आप आर्थिक बोझ लेने के लायक नहीं होते। वो जिम्मेदारी उठाई जाती है आपके परिवार के द्वारा, आपके गार्जियंस, आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता उठाते हैं। और आपको भी पता होगा, और अगर किसी वक्त किसी लम्हे में ये आप भूल गए हों तो आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो पैसे आपके अकाउंट में आते हैं हर महीने के खर्चे के लिए, कोचिंग की फ़ीस आती है, आपकी टिफ़िन का खर्चा आता है, आपके रूम का खर्चा आता है, आने जाने के एक्सपेंस के खर्च आते हैं, कपड़े खरीदने, जूते खरीदने हैं, पार्टी के लिए भी आप पैसे मांगते हैं। ये सब पैसा जो आता है ना, वो आसानी से नहीं आता। तो जिम्मेदारी पहली शिक्षा की, उसके बाद दूसरी जिम्मेदारी जो बता रहा हूँ कि आपके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आपके माता पिता कर रहे हैं। और सिर्फ माता पिता इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इस भूले मत लेना, इन्वेस्टमेंट सिर्फ आर्थिक नहीं होता। इन्वेस्टमेंट समय का भी होता है, उम्मीदों का भी होता है, भरोसे का भी होता है। माता पिता सारा इन्वेस्टमेंट एक हिस्सा करते हैं, पूरा पैसा भी लगाते हैं, सारी उम्मीदें भी आपसे टिका के रखते हैं, पूरा भरोसा भी आप पे करते हैं। लेकिन उतना ही भरोसा आपसे छोटे भाई बहनों का भी होता है। वो भी इन्वेस्ट करते हैं, अपना फ्यूचर का एक हिस्सा आप में इन्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने सक्सेस हासिल कर ली तो उन्हें भी वही रास्ता चुनने मिल जाएगा जो आप अभी हासिल कर चुके। तो वो उम्मीदें छोटे भी करते हैं, वही इन्वेस्टमेंट आपके दोस्त भी करते हैं, आपके रिश्तेदार भी करते हैं, आपका आस पड़ोस का वातावरण भी आप में इन्वेस्ट करता है। अगर आपने सक्सेस हासिल की तो वो सब चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। आप एक एग्जाम्पल सेट करेंगे आसपास के लोगों के लिए। वही एग्जाम्पल शहर में भी काम आता है। अगर आपने बड़ी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम के लिए, जो आपके या मेडिकल एग्ज़ाम के लिए कहीं भी आपने एक अच्छी रैंक हासिल कर ली है, प्रदेश में एक टॉप रैंक हासिल कर ली हो, शहर में एक रैंक हासिल कर ली हो, देश में टॉप 10 में, टॉप 5 में आ गए हो, तो उस शहर का भी नाम ऊंचा हो जाता है जहां से आप बिलोंग करते हो। तो जब आप कभी भी इस तरह से अपने आप को निर्मित कर रहे हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बैठे हों, घंटों घंटों आप अपनी आंखें फोड़ रहे हैं, कागज़ भरते जा रहे हैं, तो उस समय ये भी सोचिए कि सिर्फ इतने से आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी। आपको सामाजिक होना भी ज़रूरी है, और सामाजिक होने के लिए आपको जो पहला गुण ज़रूरी है वो है सामूहिकता समझने के लिए। एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि अगर आपने एक कंपटीशन एग्ज़ाम फेस किया और आप उम्मीद करते हो, आप ये मानते हो कि
सिर्फ आपका सिलेक्शन होना चाहिए। चलिए, आपका सिलेक्शन हो भी गया। 50 लोगों का एक बैच है जिसमें आप थे, और 50 में से सिर्फ आपने एग्ज़ाम क्रैक किया, आपकी रैंक लग गई, प्लेसमेंट आया, आपको जॉब मिल गई, आपने ऑफिस ज्वाइन किया। उस ऑफिस में 45 लोगों की वैकेंसी थी और सिलेक्शन हुआ सिर्फ एक का, क्योंकि आप अकेले ही पास हुए थे। 45 लोगों का काम आप कर पाओगे? क्या वो कंपनी आपके अकेले की दम पे सर्वाइव कर पाएगी? क्या वो सारे प्रोजेक्ट्स जो फ्यूचर में बनाने वाले थे वो आप अकेले बना लोगे? नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर आपको एक खूबसूरत सा घर बनाना है, बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर में बनाना है, बहुत अच्छी जगह बनाना है, उस पूरी जगह में सिर्फ आपका घर हो, तो क्या आप वहाँ रह पाओगे? पूरे शहर में सिर्फ आपका घर हो, क्या आप रह पाओगे? पूरे शहर में सिर्फ आपके पास गाड़ी हो, क्या आप चला पाओगे? पूरे शहर में सिर्फ आपकी किचन में ही खाने की चीज़ें हों, आप खा पाओगे? पूरे शहर में सिर्फ आपके पास पहनने के लिए कपड़े हों, आप पहन पाओगे? सारी व्यवस्थाएं सारी सुख सुविधाएं सिर्फ आपको मिले और बाकी किसी को ना मिले, क्या ये संभव है? और 1% अगर मान लीजिए संभव है भी, तो क्या आप उनका आनंद ले पाएंगे? आप उनको एंजॉय कर पाएंगे? आप उनको यूज़ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जब कभी भी आप किसी भी मैदान में हैं जहाँ पर जंग, अगर आप किसी भी प्राप्ति के लिए, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं, तो वहाँ सिर्फ आप अपने अकेले के लिए दुआ नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने लिए प्रयास नहीं कर सकते, आपको मिलकर ही प्रयास करना पड़ेगा और मिलकर ही जीतना पड़ेगा। तभी आगे जाके जो व्यवस्थाओं में आपको इन्वॉल्व होना है, वहाँ आप सामूहिक रूप से कोई काम कर पाओगे, बड़ा काम कर पाओगे। तो पहले तो स्वार्थी होना छोड़ दीजिए। मेरे नोट्स, मेरी किताब, मेरा बैग, मेरा पेन, मेरे गैजेट्स या मेरी स्टोरेज, मेरा अकाउंट, मेरी चेयर, सब बकवास है, सब बकवास है। जब ज़िंदगी अपना इम्तिहान लेती है ना, तब इन सब चीज़ों पे वो सवाल नहीं पूछती। वो सवाल पूछती यहाँ से, और यहाँ से आपने क्या हासिल किया है उस पे। अगर आप किसी को अपने नोट्स शेयर नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया वो कभी पास नहीं हो पाएगा जिसको आपने नोट्स नहीं दिए, या सिर्फ इकलौते आप ही ब्रिलियंट साबित हो जाओगे, पूरी रैंक आपके पास आ जाएगी, सारी जॉब्स आपको मिल जाएंगी, सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी। प्लीज़, ये जो इंडिविजुअलिटी है ना, इसको एक सीमा में रखिए। जब आपको प्राइवेट स्पेस चाहिए ना, तब तक। लेकिन जब आप बाहर दुनिया में कई कल्पना करते हैं कुछ भी हासिल करने की, कुछ नया रचने की, तो वहाँ सामूहिकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक सामाजिक प्राणी हैं, आपको समाज में रहना है। आप ये नहीं कह सकते मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। दुनिया से मतलब नहीं है तो आप दुनिया छोड़ के जा सकते हैं। दुनिया में रहना है ना, दुनिया से मतलब रखना पड़ेगा, दुनिया के लोगों से मतलब रखना पड़ेगा। हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, हम मोहल्ले वालों से कोई मतलब नहीं, जिस मल्टी में रहते हैं, मल्टी वालों से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। मतलब नहीं है ना, तो आप वहाँ रह भी नहीं सकते। आपको रहने का अधिकार ही नहीं है अगर आप एक दूसरे के उपस्थिति का भी सम्मान नहीं करते। तो हर जगह आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले बीइंग ए यूथ, आपको ये देखना चाहिए कि आपके पीछे भी एक ज़िंदगी खड़ी है और एक आगे भी आपकी ज़िंदगी खड़ी है। आपसे बड़ों की, आपसे बुजुर्गों की एक ज़िंदगी सामने खड़ी है और एक आपसे छोटों की, आपके अनुजों की। और दोनों ज़िंदगी आपकी तरफ टकटकी लगा के देखती हैं कि आप क्या करोगे उनके लिए। आपको दोनों के लिए करना है, दोनों के लिए एग्जाम्पल सेट करने हैं, दोनों के लिए रास्ता बनाना है। तो सफलता कभी भी खुद के अकेले के लिए मत मांगे। जब भी आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम भी अगर आप फेस करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो वो सामूहिक कीजिए, ग्रुप में कीजिए, क्योंकि ये सामूहिकता ही आपको ज़िंदगी के बड़े से बड़े भंवर से निकालेगी। किसी मुश्किल में फंस गए तो अकेले निकल पाओगे, मदद लगेगी आपको, और मदद करने वाले वही लोग होंगे जो ज़िंदगी में आपके साथ चलते आए हैं, जो आपको जानते हैं, आपका भरोसा करते हैं। उनका भरोसा आप तभी कमाओगे जब आप उनकी मदद भी करोगे, उनके लिए भी काम में आओगे, उनके हित और उनके अच्छे के बारे में सोचना ही नहीं, उनका प्रयास भी करोगे, कोशिश भी करोगे। किसी दोस्त को अगर ज़रूरत है तो सिर्फ इतना ही आपकी मदद काफ़ी नहीं कि आप उसको पैसे निकाल के दे दो कि चल जा पूरी कर ले। अगर आप उसके साथ जाकर उसकी ज़रूरत मार्केट से खरीदते भी हैं, तो आपका प्रयास सफल माना जाएगा और वो व्यक्ति आपको मददगार मानेगा।
तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझें कि एक व्यक्ति के लिए जितनी ज़रूरी आपकी खुद की ज़िंदगी है, उतनी ही ज़रूरी दूसरों की ज़िंदगी भी है। उनका ख़्याल रखिए। अगर आप अकेले रह गए ज़माने में तो आप जी नहीं पाओगे ना। इकलौते इंसान आप बचे संसार में, आप जी पाओगे? सिर्फ़ इकलौते ही व्यक्ति आप रहे जो अच्छाई में यकीन रखता है, तो क्या आप सर्वाइव कर पाओगे उस शहर में, उस माहौल में? सारे बुरे हो गए, आप अच्छे हो, जी पाओगे आप? नहीं कर सकते ना। तो अच्छे बनने की कोशिश सिर्फ़ अकेले नहीं, औरों के लिए भी कीजिए, उनका साथ दीजिए अच्छा बनने में। अच्छा मतलब क्या होता है? अच्छा बनने के लिए सबसे पहले आपको सोशल होना ज़रूरी है, सामाजिक होना ज़रूरी है। कई लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कहते हैं वो ज़्यादा मैं लोगों से घुल-मिल नहीं पाता, मैं नहीं कर पाता हूँ। तो सुधार कीजिए ना, नहीं कर पाते तो कीजिए। आप खाना खाते नहीं बनता था ना अपने हाथ से, पहले माँ-बाप खिलाते थे, फिर आपने सीखा ना, क्योंकि वो ज़रूरी था ज़िंदा रहने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए। ऐसे ही समाज में रहने के लिए आपको सामाजिक होना ज़रूरी है। नहीं तो आप गुमनामी में कहाँ पड़े मिलोगे किसी दिन, किसी पन्ने में, किसी रूम में, आपका अस्तित्व ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो एक ज़िम्मेदार नागरिक की सबसे पहली ज़िम्मेदारी यूथ पे होती है। उनको 2 तरह की ज़िंदगी निभानी पड़ती है, 2 तरह का प्रेशर होता है, छोटों का और बड़ों का। इसलिए आप पे ली ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है। आज देश के माहौल में आप देखिए कि अगर किसी भी तरह हिंसा हो रही है, क्या वो हिंसा आपके लिए ठीक है? आपके लिए मददगार है? जो लोग उस हिंसा के समर्थन में खड़े हैं, उनके मन में ये बात होनी चाहिए कि जब ये हिंसा की लपटें बढ़ेंगी, कहाँ तक जाएँगी? जिन लोगों ने हिंसा भड़काई है, उनके घर इस परिधि से बहुत बाहर हैं, जहाँ पे आग लगी है। वो आपकी लपटें अगर आगे बढ़ीं तो आपके घर पे आएँगी। क्या आप उसे सँभाल पाओगे? और उसके लिए किसी और को दोष दे पाओगे? जो राख आपको अपने घर के आस-पास मिलेगी, चीखें जो आप सुनोगे, उसके लिए आप किसी और को ज़िम्मेदार ठहरा पाओगे? तो सबसे पहले हिंसा का समर्थन बंद कीजिए। नफ़रत का समर्थन बंद कीजिए। कि नफ़रत और हिंसा दोनों ही अंधी होती हैं। वो किसी का चेहरा नहीं देखती, किसी की पहचान नहीं करती, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ खून पीना जानती है, जान लेना जानती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति आज आपके ऊपर जिन चीज़ों की ज़िम्मेदारी है उससे भटकाए और आपको कहीं और लगाने की कोशिश करे कि आप पढ़ाई-वढ़ाई पे कम ध्यान दो या जितना देर हो उससे टाइम निकाल के थोड़ा इस तरफ ध्यान दो, तो उस पे भी आपको एनालिसिस करना ज़रूरी है। आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती हैं, आपको भी रिसर्च करने के लिए दी जाती है, स्टडी करने दी जाती है। कभी अपनी सोसाइटी का भी स्टडी कीजिए, उसको भी एनालिसिस कीजिए कि आपकी सोसाइटी में क्या एलिमेंट्स हैं, किन-किन चीज़ों की आज वर्तमान में उपस्थिति है, कौन-कौन सी चीज़ें इसके लिए हानिकारक हैं, कौन सी चीज़ें ठीक होंगी। एक सकारात्मक समाज का वातावरण बनाने के लिए भी आपकी रिसर्च होती रहनी चाहिए। आपके आसपास अगर कहीं वैमनस्य है, कहीं नफ़रत है, कहीं बुराई है, तो उनको रोकने की ज़िम्मेदारी भी आपकी है। वो ज़िम्मेदारी आपको व्यक्तिगत रूप से उठानी पड़ेगी, सामूहिकता की ज़िम्मेदारी भी व्यक्तिगत उठानी पड़ती है। एक टीम को देख लीजिए, क्रिकेट टीम को देख लीजिए, फुटबॉल टीम को देख लीजिए, मल्टीपल प्लेयर्स होते हैं, खेलते सब अलग-अलग हैं, लेकिन नाम टीम के लिए होता है, एफर्ट टीम के लिए होती है। जब सब लोग मिलके करते हैं तब टीम जीतती है। तो आपको अपनी इंडिविजुअल एफर्ट तो निभानी पड़ेगी, लेकिन सामूहिकता के लिए, सिर्फ खुद के लिए नहीं। इसलिए अगर आपको एक बेहतर समाज चाहिए, एक अच्छा माहौल चाहिए, एक शहर अच्छा चाहिए, सड़कें अच्छी चाहिए, सब कुछ खुशनुमा चाहिए, तो उसके लिए पहले आपको कुछ इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। आपको भी कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अपने अंदर की खुशनुमा पसंदी जो चीज़ें हैं, वो आपको समाज को देनी पड़ेगी, तब समाज आपको लौटाएगा। शहर को देनी पड़ेगी, तब शहर आपको लौटाएगा। आपको हरियाली पसंद है तो कभी आप पेड़ भी पहुँचाइए शहर में किसी हिस्से में, लगाइए, तब ना आपको छाँव मिलेगी। आपको मीठे फल हैं तो कभी फलों के पौधे भी तो रोपिए, तब तो पलट के आपके पास आएँगे। अगर आप मदद चाहते हैं तो लोगों की मदद आपको करनी पड़ेगी, तब पलट के मदद आपके पास आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप रात में 12 बजे भी अपने परिवार के साथ बिल्कुल बेफ़िक्र होके सुरक्षित घूम सकें और सुरक्षित अपने घर आ सकें, तो ये वातावरण आपको खुद को भी बनाना पड़ेगा और आस-पास लोगों को इंस्पायर करना पड़ेगा कि ये वातावरण आप बनाएँ, कि किसी को 12 बजे रात में घर से निकलने में डर ना लगे, असुरक्षा का भाव ना जगे। तो जो लोग भी अभी वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं, उन पे सबसे ज़्यादा दारोमदार है
इस देश के निर्माण का, इस समाज के निर्माण का। तो प्लीज़ आप खुद मुख्तार ना हों, आपको इस आवाम से, इस वतन से, इस वतन की मिट्टी से और इसकी आबो हवा से आपको पूरा राब्ता रखना पड़ेगा और निभाना पड़ेगा। आप किसी भी तरह से अपनी जिम्मेदारी से अलग नहीं हो सकते। आपको अच्छाई और बुराई में फ़र्क देखना पड़ेगा। कौन सी चीज़ें आपको पीछे ढकेल रही हैं और कौन से विचार आपको आगे ले जा रहे हैं, ये फ़र्क आपको समझना पड़ेगा। कौन से लोग आपको हिंसा की तरफ ले जा रहे हैं, कौन से लोग प्यार और सद्भाव की तरफ ले जा रहे हैं, ये आपको फ़र्क करना आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अगर कोई आपको आपके रास्ते से भटकाता है तो आपको पता चलता है ना। कोई आपको अगर पढ़ाई के टाइम से अगर आपको पार्टी के लिए ले जाए, गेम खेलने के लिए ले जाए, तो आपको पता चलता है ना, यार ये मेरी पढ़ाई में सपोर्ट नहीं करता, उल्टा डिस्ट्रैक्ट करता है। तो ऐसे जो आपकी सोसाइटी का क्रिएशन है, समाज का निर्माण है, उसमें भी अगर कोई एलिमेंट आपको उस रास्ते से भटका तो आपको पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति हमारे समाज में अशांति फैलाना चाहता है, ये गलत कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। कब बोलेंगे? इतना तो हमें समझ में आता है ना। हम देश के निर्माण में बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रहे हैं खुद को। हम डिमांड करते हैं कि हमें ब्रिलियंट आईएएस की जॉब मिलनी चाहिए, आईपीएस की जॉब मिलनी चाहिए, क्योंकि हम उसके लिए तैयार हैं। आप सिर्फ पढ़ाई करके आईएएस आईपीएस बनना चाहते हो? किसके लिए बनोगे? लोगों के लिए ना। उन लोगों के लिए तो आप आज से भी काम कर सकते हो ना। आईएएस बन गए तो आप शहर में शांति के लिए काम करोगे, आईपीएस बनोगे तो भी आप शांति के लिए काम करोगे। तो वो काम अभी से भी तो कर सकते हो आप। एक अकेला आईएएस क्या करेगा अगर समाज के लोग नहीं चाहेंगे तो? अगर पूरा शहर अंधा हो तो एक आईएएस दीपक लेके क्या बना देगा, क्या तैयार कर देगा? कोई दिशा दे पाएगा, कोई रोशनी दे पाएगा? नहीं ना। लोगों की आंखें होना ज़रूरी है। तो वो आंखें हैं खुली सोच, सकारात्मकता, और वो आती है सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक चीज़ों से ही। उन्नति सकारात्मकता से आएगी। जब भी नकारात्मकता के पास आप जाओगे, आपका विघटन होगा, नुकसान होगा, आपके अंदर से चीज़ें कमेंगी, दोस्त कम हो जाएंगे, आसपास के जो मिलने वाले थे उनकी मुस्कुराहट कम हो जाएगी, गले मिलना कम हो जाएगा, हाथ मिलाना कम हो जाएगा। वो आप देख रहे हैं आसपास वो हो गया है। सांप्रदायिकता के नाम पे आप लोगों को एक दूसरे से दूर किया जा रहा है। वो बताया जा रहा है कि उनके फोर फादर्स ने ऐसा किया था इसलिए इनको ये सज़ा दी जाए। क्या ये पॉसिबल है? और किसके फोर फादर क्या कर गए हैं किसी को पता है? ऑन रिकॉर्ड है क्या? आज जो सरनेम हम अपने माथे पे लगाए फिरते हैं, अपने नाम के पीछे लगाए फिरते हैं, वो सरनेम कब से शुरू हुआ पता है आपको? कोई रिकॉर्ड है? सिर्फ और सिर्फ किंवदंती चल रही है ना। 2 पीढ़ी, दादा परदादा, ज़्यादा दादा को आपने देखा होगा, पिताजी ने उनके दादा को देखा होगा, आपके परदादा हैं। इतनी लंबी आयु कोई नहीं जीता आज कि परदादा ने पोते को देखा हो, पोते ने परदादा को देखा हो। उनने सिर्फ जो कुछ कहा वो चलती आ रही है। कोई रिकॉर्ड है, कोई प्रमाण है कि आप क्या थे, आप किस वंश के हो? नहीं पता ना। तो जिन लोगों ने अपना वजूद इतिहास में दफन कर दिया है, उनके नाम पे आज वर्तमान को सजा कैसे दे सकते हो आप? उसका निर्धारण कैसे कर सकते हो? प्री डिटर्मिनेशन होता है, एक पूर्वाग्रह एक शब्द होता है। तो पूर्वाग्रह से बाहर निकलिए। किसी भी व्यक्ति को उसके नाम से, उसकी जाति से, उसके कपड़ों से, उसकी चाल ढाल से उसको जज मत कीजिए। आज काफ़ी सारे रील्स का स्टेटस आप देख रहे होंगे कि कवर से उस किताब का अंदाज़ा मत लगाइए। लोगों से मिलिए, समझिए उनके विचार हैं। हर कम्युनिटी, हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर तरह का ग्रुप इंसानों से ही बनता है ना। जब हमारे परिवार में, आप दुनिया में बाहर क्यों जाते हो, हमारे परिवार में अगर 5 लोग हैं, पांचों की अलग तासीर है, पांचों की अलग टेस्ट है। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद नहीं है, किसी की बात करने का लहजा कुछ और है, किसी का कुछ और है। जब हमारे घर में एक ही खून के लोग, एक ही छत में रहने वाले लोग, एक ही तरह का खाना खाने वाले लोग, एक ही तरह के कपड़े पहनने वाले लोग और एक ही वातावरण में रहने वाले लोग जब अलग अलग हो सकते हैं, तो पूरी दुनिया में यही है। पूरी दुनिया से मिलके तो ये इंसान ही तो समाज बनाते हैं, जाति बनाते हैं, धर्म बनाते हैं। तो एक बात दिमाग में रखिए, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, हर समुदाय इंसानों से मिलकर बना है। जब हर इंसान अलग होता है तो हर जाति में अलग तरह के इंसान हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, ऊंचे हैं, नीचे हैं, सब तरह की सोच के लोग हर तरफ होते हैं। तो जो आपको पसंद है उस तरह के लोग आप देखिए, तो आपको तो अच्छे ही पसंद होगा ना। तो हर जाति में अच्छे लोग होंगे, हर धर्म में अच्छे लोग होते हैं, हर समाज में अच्छे लोग होते हैं, हर शहर में अच्छे लोग होते हैं, हर मोहल्ले में अच्छे लोग होते हैं, हर इंस्टीट्यूट में अच्छे लोग होते हैं, स्कूल में भी अच्छे मिलेंगे आपको, कॉलेज में भी अच्छे मिलेंगे। इन सब जगह कुछ बुरे भी होते हैं।
लेकिन बुरा कौन बनना चाहता है? क्या ये दुनिया बुरी है? कोई हमसे कहेगा कि हमारा परिवार बुरा है, पूरा परिवार बुरा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और वो बुरा होने की कोई एक घटना है जो आपको बुरा साबित कर दे, उस एक घटना से आप पूरी ज़िंदगी में बुरे कहलाओगे क्या? नहीं ना। तो ऐसे दूसरों के साथ भी है। तो किसी को पूर्वाग्रह से आप जज मत कीजिए। समाज में उतरिए, लोगों से मिलिए, गार्डन जाइए, ये मोबाइल की ज़िंदगी से बाहर आइए। मोबाइल उपवास, अभी गैजेट उपवास का एक अभी फॉर्मेट चल रहा है, कई लोग ट्रेंड कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। दिन में 2 घंटे इस मोबाइल और लैपटॉप और इस इंटरनेट के बिना ज़िंदगी जीना शुरू कीजिए। जाइए गार्डन में, बैठिए, सड़क पे टहलिए, लोगों से मुस्कुरा के बात कीजिए, किसी ठेले वाले से, किसी सब्जी वाले से उसका हालचाल लीजिए। कुछ ऐसी बात कीजिए जो आपके अंदर कोई नई चीज़ों के लिए रास्ता खोले। आपको व्यक्ति को समझने का मौका तो दीजिए, खुद को दीजिए, फिर उसके बारे में निर्धारण कीजिए। अच्छे हों तो नज़दीक रहिए, बुरे हों तो आप बाईपास करके आगे निकलिए। आपको लगता है कि वो बुरा है, आपकी टाइप करनी है, तो आप आगे बढ़िए ना। बहुत लोग, 8 अरब की आबादी है भाई, 8 अरब की आबादी। चलो सारी जगह आप नहीं जा पाओगे, इस देश में भी बहुत है, दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी है आपके पास, और बहुत प्यारे लोग हैं। मैं अनुभव बता रहा हूँ, मैं लगातार महीने के 20 दिन मैं यात्राओं में रहता हूँ, घर के बाहर रहता हूँ। ट्रेन में मेरा आज तक ना पेन चोरी हुआ, ना चप्पल चोरी हुई। मैं दिल्ली जैसी जगह में मैं लैपटॉप कैरी करके चलता हूँ, आज तक कभी मेरे साथ कोई मिसबिहेव नहीं हुआ, कोई चीज़ चोरी नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिनका नुकसान होता है वो झूठ बोलते हैं, नहीं, होता भी होगा। लेकिन ये अनुभव भी तो है ना, एक एग्जाम्पल मेरा भी तो है ना। लोग मदद करते हैं, मैं किसी को बोल के जाऊँ भैया ध्यान रखना, वो बराबर ध्यान रखते हैं। ये कब होता है? जब आप लोगों से बात करोगे, आत्मीयता से, अपनेपन से बात करोगे, मुस्कुरा के बात करोगे, सब आप पे दिल जान छिड़कते हैं यार। कई लोग अनजाने लोगों को घर तक छोड़ने जाते हैं बिना किसी लेन देन, किसी स्वार्थ के। दुनिया में हर तरह के लोग हैं, किसी के बहकावे मत आइए, खुद एनालिसिस कीजिए। एक सेल्फ एक्सपीरियंस भी होता है ना, जो सेल्फ स्टडी करते हो तो सेल्फ एक्सपीरियंस भी होता है। समाज में सेल्फ एक्सपीरियंस कीजिए। आपको कहा जाए कि इस तरह के लोग गलत होते हैं, इस तरह के लोग बुरे होते हैं, ऐसे हिंसक होते हैं, वैसे झगड़ालू होते हैं, ये गुस्सैल होते हैं, ब्राह्मण लोभी होते हैं, जैन कंजूस होते हैं, ठाकुर गुस्सैल होते हैं, कुछ लोग बुद्धिहीन होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग वैसे होते हैं। ये कई तरह के पूर्वाग्रह समाज बने, ये बनाता कौन है? किसी किताब में लिखा है क्या? संविधान में लिखा है क्या? अगर ये सब चीज़ें सच होती तो आपको पढ़ाई जा रही होती ना कि इस तरह के लोगों से दूर और फिर उस तरह समाज के लोग भी तो आपके साथ पढ़ते हैं ना। व्यक्ति विशेष के साथ कोई भी परिस्थिति घट सकती है, उसके अनुसार उसका अच्छा बुरा स्वरूप बन सकता है किसी के सामने, लेकिन वो हमेशा बुरा नहीं हो सकता। तो किसी को भी बुरा मत समझिए। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बिहेव पॉजिटिव, जिंदगी आसान हो जाएगी। मैं बता रहा हूं आपको, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूं। कभी व्यक्तिगत कोई मुझसे चर्चा करना चाहे तो आप कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिंदगी में काम करता है और बेहतरीन काम करता है। द सीक्रेट डॉक्यूमेंट्री आप इंटरनेट पर सर्च कीजिए, हिंदी में मिल जाएगी आपको, वो देखिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाकई में काम करते हैं, वो साइकोलॉजी का हिस्सा है। आप जिस तरह की ज़िंदगी आप चाहते हो, सोचते हो, वैसी चीज़ें आपके पास आने लगती हैं, और ऐसा सफलता से होता है, और बहुत आसानी से होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप अच्छा ही सोचिए, अच्छा ही मिलेगी। घबराइए मत, अपने रास्ते से भटकिए मत, किसी के बहकाए मत आइए, खुद एक्सपीरियंस कीजिए, खुद एनालिसिस कीजिए। जो लोग आपके लिए बताए जाते हैं ये गलत है, आप उनसे बात तो करें, उनसे मिले तो सही, उनमें क्या गलत है? जब हम कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी है, मैं तय करूँगा कि कैसे जीना है, तो खुद पहले एक्सपीरियंस कीजिए, चीज़ों को आप खुद एनालाइज कीजिए, टेस्ट कीजिए। जब आपको जो निर्णय आपके हाथ में खुद आए, उसको भी 2 बार चेक करके उस पर निर्णय लीजिएगा। तो बीइंग ए यूथ, आप पे बहुत जिम्मेदारी है। प्लीज़ अपनी जिम्मेदारी से मुंह मत चुराइए, समय का बहाना करके सोसाइटी से दूर मत होइए, अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत का बहाना करके लोगों से दूर मत होइए। सामाजिकता आपका एक नैसर्गिक गुण है, क्योंकि आप इंसान हैं, आप समाज से दूर नहीं रह सकते। और अगर आपको समाज में रहना है तो सामूहिकता सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, आपको उसके साथ चलना पड़ेगा, जीना सीखना पड़ेगा। लोगों की मदद कीजिए, खुद की मदद कीजिए, अच्छा सोचिए, सकारात्मक रहिए, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जय जगत।